Once again, I welcome you guys. Very beautiful good morning. Good morning, everyone. Rituraji, good morning. And I welcome you on the Filler Farm app. Student, once again, I would like to tell you that our UGC NET December 2023, our target to clear the examination of December 2023. And it's been you can say good opportunity for all the aspirants of UGC NET that our admission is open for paper 1 and paper 2, and our new classes have been started from 9th July. Okay, and recorded classes available. You can go through the recorded classes also, and these are our platform Filler Farm. You can install this app and you can take many more advantages. There are you can say many PDF notes are there. You can go through the PDF notes, live classes you will find of all these subjects. Different subjects are included there. Approximately 10,000 MCQs are included on this platform. We provide you full notes. Okay, and when we talk about price our courses, so you can purchase paper one course only. You have to pay around 2000 rupees, 1999, and for paper 2 you have to pay 1999. And if you purchase both the course, then you have to pay only 2999. So it's beneficial that you purchase both the papers. Okay, every paper is very important. And one thing the most important thing is that you stay at your home and you join our classes. You don't need to go outside and to spend too much time and energy. So it's beneficial, student. We are providing you quality content uh, to ensure that you will qualify UGC NET examination. Okay, तो एक बेहतर अवसर होता है जब आपको घर बैठे ही वो चीजें मिल रही है, वो कंटेंट मिल रहा है जो आपको यहाँ वहाँ भटकने से नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सारे हमारे नोट्स और ये सारी फैसिलिटी है। आप इंस्टॉल करें ऐप को। ठीक है, और इफ यू वांट टू गेट 10% ऑफ, है ना, यदि कोई स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है, आप लोग 10% ऑफ मिलता है, डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज माई कोड DISENG10. ठीक है, सो हियर आई एम योर मेंटर एंड आई वेलकम यू ऑन द फिलर फॉर्म ऐप। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ऐप है वो पूरे भारत में केवल और केवल यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए समर्पित है। यहाँ पर हम बात करें एक सेकंड, है ना। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने कल देखा था यूनिट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में। पहली यूनिट हमारी ड्रामा को लेकर है और उसके बाद में हमने देखा था एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामा, हमने देखे थे बहुत सारे। पोएट्री हमारी सेकंड यूनिट है। देन जो आपका यूनिट थर्ड है फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज है। यू हैव टू रिमेम्बर, देखिए वन थिंग, सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए, है ना। यू हैव टू रिमेम्बर, मेमोराइज द सिलेबस कंप्लीटली, है ना। यूनिट, तो फर्स्ट फोर यूनिट है बेटा, मैं आपसे बात करूं, इफ आई से फर्स्ट फोर यूनिट, इट कवर्स ऑल द लिटरेचर, है ना। पूरा जो लिटरेचर, एक्चुअल लिटरेचर है, जो रियल लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, एनी अदर लिटरेचर ऑफ इंडियन लिटरेचर, ना इंडियन लिटरेचर के लिए अलग से यूनिट है, but all the foreign literature or British literature, American literature, it includes all these पहली दूसरी तीसरी चौथी यूनिट में सारे लिटरेचर पूरा समाहित है। यू कैन गो थ्रू द लिटरेचर, स्टूडेंट। और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इसी के बेस्ड ऊपर, पहला जो फर्स्ट फोर यूनिट है उसके ऊपर बेस्ड करके बाकी की जो 6 यूनिट है स्टूडेंट, ठीक है, इंग्लिश को लेकर के। एवरीथिंग इज क्लियर ऋतुराज जी? टेल मी, एवरीथिंग इज क्लियर? माय वॉइस, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर? यस और नो? एवरीथिंग इज फाइन?
Tell me, Ritiraj, everything is fine, yes or no? ओके, ठीक। चलिए, ठीक है। फिफ्थ यूनिट हमारी लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड पेडागोजी। फिर यूनिट 6 है इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, फ्यूचर, है ना। ये पूरा आप देख सकते हैं। कल्चरल स्टडीज है यूनिट 7 में। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है यूनिट 8, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। और यूनिट 10 रिसर्च। ये देखिए, इंग्लिश इन इंडिया स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ, है ना। हालांकि इस पे ध्यान नहीं गया मेरा, मैंने कुछ टेस्ट आपको समझ लिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री। इसमें हम बात करेंगे क्या क्या बात है, आप देखिए। वेलकम बेटा टीना यादव, वेलकम एंड ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग। So, history of English language in India. When we talk English, it is a Britishers language, and they came here about in 1600, है ना, and for the purpose of trading, for the purpose of business, they came here to do business here. But gradually they adopted here this. They adopted here. You can say they captured our power, our administrative power, political power, and they ruled over us approximately 200 years. I hope you understand it. Yes or no? ठीक है। चलिए, तो एक सेकंड स्टूडेंट। सी, तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, क्या हिस्ट्री रही है, किस प्रकार से इसका ओरिजिन भारत में हुआ है। और देन वी विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया, ठीक है। ये हम देखेंगे इसमें। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए, ये मोस्ट पार्ट है। चलो, इंग्लिश का यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स भारत में आ जाते हैं, तो भारत में आने के बाद में उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को, दे इम्पोज्ड देयर कल्चर एंड लैंग्वेज इन इंडिया। सो स्टूडेंट, ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, our intellectuals, our Indian, you can say intellectuals, Indian people, they started learning English, and gradually they also adopted English as a, their own language, and gradually they started writing in English. And thus, you can say Indian English literature has been produced by our Indian writers. We will discuss about the Indian writers also. Okay. So here are some, we will discuss these is, Indian writers, major Indian English poets. We will talk about novelists, dramatists, non-fictional prose writers, and Indian aesthetics. So, student, I would like to tell you, as you know, in India, especially when Britishers came, so they started teaching their English language and culture, etc. ठीक है। Now see, अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। लेट अस डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। आई होप, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, इट इज अ लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका, देखिए, लिंगुआ मतलब इट इज अ लिंगुआ फ्रेंका। इट मींस, इंग्लिश हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टुडे, है ना। आप देख सकते हैं, इट इज वर्ल्ड लैंग्वेज। नाउ इट हैज बिकम, इंग्लिश हैज, इट इज वन ऑफ द लीडिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इफ यू आर एग्री विथ मी। आप जानते होंगे इंग्लिश क्या है, पूरी दुनिया में लीडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आप ऑनलाइन देख लीजिए। आप ग्रेजुअली अब बहुत सारी भाषाओं में परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, कंटेंट आने लगा है, लेकिन स्टिल अंटिल नाउ many, you can scientific or any more contents or literature is written in English language.
सो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, इसका महत्व इसी से जान सकते हैं कि यहाँ पर वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, तो इसकी जो लैंग्वेज है ना, जर्मन है, ठीक है, आपकी फ्रेंच है, फिर उसमें इंग्लिश है ना, और ऐसी है ना कुछ 6 भाषाएं हैं, उसमें से एक इंग्लिश है स्टूडेंट, है ना, उसमें से एक इंग्लिश है, ठीक है। इतना महत्व है इसका, पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण 6 भाषाओं को यूएनओ की भाषा बनाया गया है, ठीक है, तो उसमें से एक है इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंस है। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पूरे देशों का, मतलब दुनिया के सभी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है ना, देने का प्रयास करता है। तो अब यहाँ तक कि द इंडियन ब्रिटिश एनकाउंटर, ये देखिए, द इंडियन इंडियन ब्रिटिश एनकाउंटर गेव राइज। इंडियन ब्रिटिश का मतलब यहाँ पर क्या है? भाई ब्रिटिशर्स भारत में आए और भाई बहुत सारे यहीं रहने लग गए। द इंडियन ब्रिटिश एनकाउंटर गेव राइज टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये देखिए, तो यहाँ पर जब जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, when they came in India for the purpose of trading, तो ग्रेजुअली क्या करा उन्होंने? दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस एज वेल एज दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द पावर और पॉलिटिकल पावर। जो राजा महाराजा थे, उनके साथ में क्या है, मिलकर उनको जो है उन्होंने अपनी बातों में लेकर के जैसा भी पावर में आना शुरू कर दिया। तो बाद में फिर इस तरीके से इंग्लिश जो है, इंग्लिश को भी उन्होंने एजुकेशन में इम्पोज किया, लागू किया, और ग्रेजुअली जो है, जो इंडियन जो लोग थे, इंडियन ब्रिटिशर्स या जैसा भी हम कह लें, जिनका अच्छा कमांड हो गया था इंग्लिश लैंग्वेज पर, उन्होंने क्या है, इंग्लिश में अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। शुरुआत में देखिए, कोई भी, ये देखिए, पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय इंडियंस इज ट्रेड एंड कॉमर्स। शुरू में क्या था? जो इंडियन थे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इंडियंस, है ना, दो इंडियंस, द अल्टीमेट एम, है ना, व्हाई दे आर लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज दे हैव टू, यू कैन से, डू बिजनेस विद द इंग्लिश पीपल, है ना, ट्रेड और कॉमर्स, है ना। शुरू में उनको इसलिए सीखा कि उनको जो है क्या है, बिजनेस में मदद मिले, ट्रेडिंग में मदद मिले। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, एज यू नो। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग और कॉमर्स उद्देश्य था। भारतीय क्यों सीख रहे हैं अंग्रेजी? ताकि उनका इंग्लिश या ब्रिटिशर्स के साथ में बिजनेस अच्छा हो, और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए क्या है, इंग्लिश सीखना इनके लिए जरूरी था। आप सोच सकते हैं ब्रिटिशर्स भी सीख सकते हैं ना, ब्रिटिशर्स भी इंडियन भाषा सीख सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए दिक्कत क्या थी, आप यहाँ पर आश्चर्य करेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो, है ना, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन उनके लिए आश्चर्य क्या है? स्टूडेंट, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट उनका आप देखेंगे वो, मान ले बंगाल में उन्होंने प्रवेश किया, बंगाल में बंगाली बोलते हैं। फिर व्यापार करने के लिए तमिलनाडु चले गए तो तमिल बोली जाती है ना। आप देखेंगे फिर व्यापार करते करते महाराष्ट्र गए तो वहाँ महाराष्ट्र मराठी इज स्पोकन देयर। Then they went, they go to Gujarat, then Gujarati is spoken there. Punjab, if they go to in Punjab, then Punjabi is spoken. So what did they find in India, that many languages are spoken in different states and cities. तो भारत में है ना कई भाषाएं बोली जाती है, मेजरली, और हिंदी इज आल्सो यूज्ड। तो उन्होंने सोचा कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसके बजाय एक कॉमन लैंग्वेज, ट्रेडिंग और कॉमर्स की एक कॉमन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारा बिजनेस भी अच्छा हो और इंडियन को भी समझ में आए। तो उन्होंने अपनी भाषा इंग्लिश को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और भारतीयों ने भी ट्रेडिंग और कॉमर्स के पर्पज से अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। गॉट इट? समझ में आया? यस आर नो? थोड़ा सा रिएक्शन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यस आर नो? चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, राइटिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स। बाद में ग्रेजुअली क्या है, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में भी लिखना शुरू हुआ।
इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यहाँ पर आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, सी ट्रेड और व्यापार के अलावा अब उन्होंने अंग्रेज, आई एम नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री, आई एम नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री, आई एम जस्ट गिविंग यू सम ब्रीफ आइडिया ओवरव्यू ऑफ ब्रिटिशर्स एंड देयर लैंग्वेज इंग्लिश। तो सोशल रिफॉर्म्स का मतलब है भारत में कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप से जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने सोशल रिफॉर्म लेकर आए, कुछ एक्ट लेकर आए, और वो सारे एक्ट उन्होंने इंग्लिश में लाए। उसके बाद में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, खासकर पढ़ाया जा लिटरेचर वेस्टर्न एजुकेशन को भी जो है उन्होंने बढ़ावा दिया था। सबसे ज्यादा जो रोल स्टूडेंट रविंद्रनाथ टैगोर जी राइटिंग इन इंग्लिश also started, he wrote in English also. Swami Vivekananda, आप जानते हैं, my brothers and sisters, Swami Vivekananda went to Chicago Sammelan in the USA, America, and he spoke there. He delivered the first sentence, my brother, my all brothers and sisters. ठीक है, जिसने एक शब्द, एक पूरे वाक्य, एक छोटे से वाक्य ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था, स्वामी विवेकानंदा के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने अनेक समाज सुधार किए हैं। शारदा एक जो है ना नन्ही बालिकाओं की शादियां हो जाती थी उनके ऊपर है। तो यहाँ पर सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं, सती प्रथा है ना, जिसमें अगर पति की डेथ होती थी, चाहे वो बहुत कम उम्र में क्यों ना हो, पत्नी को भी उनकी चिता के साथ जला दिया जाता था। ऐसी कुछ कुप्रथाएं थी भारत में, है ना, सभ्य भारत में। तो उसको जो है सोशल रिफॉर्म के माध्यम से अंग्रेजों के आने के बाद में दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो रिफॉर्म लेकर आए, है ना, ये जो रिफॉर्म लेकर आए, ये सारे रिफॉर्म क्या है, ये इंग्लिश में इन्होंने लेकर आए। अब बात करते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड की, है ना। प्री कॉलोनियल जो पीरियड है हमारा, है ना, प्री कॉलोनियल का मतलब क्या है, हम कॉलोनी कब बने एग्जैक्टली हम, आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद, है ना, आफ्टर द यू कैन से वार ऑफ आफ्टर यू कैन से स्ट्रगल फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति होती है। उसके पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो 1757 और 1764, है ना, बक्सर का प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर का जो युद्ध था 1764, 1764, वहां से जो है ग्रेजुअली उन्होंने जो है भारत के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से ब्रीफली मैं आपको बता दूं, 1599 में, इन 1599, महारानी एलिजाबेथ गेव कंसेंट टू टू डू बिजनेस और ट्रेड इन द ईस्टर्न कंट्री, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है महारानी एलिजाबेथ ने क्या है 1599 1600 में क्या है ईस्टर्न पूर्वी देशों में व्यापार की अनुमति देती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है व्यापार करने के उद्देश्य से भारत सहित पूर्वी देशों में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्री कॉलोनियल का मतलब ये है कि पूरी तरीके से जब हम कॉलोनी नहीं बने थे, केवल बिजनेस करना इनका उद्देश्य था, तो क्या क्या ये लेकर आए थे, आप देखिए यहाँ पर, देखिए सी द कंपनी, है ना, ये देखिए 1599 लंदन टू बंगाल टू इंडिया, ये देखिए। तो यहाँ पर इनको परमिशन मिलती है, दिस कंपनी गॉट परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया एंड इट्स फ्रॉम इन लंदन एंड देन दे फर्स्ट यू कैन से कैम इन बंगाल एंड देन ऑल ओवर द इंडिया। समझ में आ रहा है, आई होप, यस और नो। द चार्टर एक्ट ऑफ 18 सॉरी है ना 16, लगभग 200 वर्षों का गैप है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है लगभग बिजनेस भी किया, ट्रेडिंग करी, और धीरे 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 सत्ता में पॉलिटिकल पावर को भी हासिल करते चले गए, और बाद में ये खुद अपने एक्ट लाना शुरू कर देते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या है स्टूडेंट, ये पहला ऐसा एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट है ये, जिसमें
क्या है, 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन। ठीक है, यू कैन से दे ग्रांटेड 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का पहली बार प्रावधान किया गया स्टूडेंट। आप देख सकते हैं, ये पहला चार्टर एक्ट है जिसमें शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाने लगा है। ठीक है, उसके बाद में ऑफर्ड ओरिएंटल एजुकेशन, ओरिएंटल अलाउड, देखिए ओरिएंटल एजुकेशन मींस वेस्टर्न एजुकेशन, आप देख सकते हैं जिसमें इंग्लिश को भी बढ़ावा मिले। और आप यहाँ पर देखिए, allowed the Christian missionaries to enter India in large numbers। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आज पूरे भारत में जो कहीं ना कहीं भारत में अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं, जिसमें आप क्रिश्चियन को मानने वाले भी हैं, तो वो जो है यहाँ पर बेसिकली विधिवत रूप से जो मिशनरीज है, जब जो पादरी है या जो ईसाई धर्म प्रचारक है, उनको 1813 में भारत में अपने धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। बहुत सारे आज गांव आसपास या पूरे भारत में कहीं ना कहीं चर्च और ये सब दिखाई देते हैं। तो ये इसकी शुरुआत हुई है बेसिकली 1813 से, हालांकि अंग्रेजों के आने से ही शुरू हो गया, लेकिन विधिवत रूप से लीगली, है ना, क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम 1813। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओरिएंटलिस्ट, है ना, यहाँ पर देखिए ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। यहाँ पर आप एक चीज ये ध्यान रखना कि कुछ लोगों का मानना था कि ट्रेडिशनल जो है जो एजुकेशन है भारत का, उसको भी लागू किया जाए। कुछ लोगों का मानना है एंग्लिसिस्ट, यानी जो अंग्रेज जो एजुकेशन लागू कर रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को जो लागू कर रहे हैं, उसको लागू किया जाए। तो कुछ लोग जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो एजुकेशन है, संस्कृत की पढ़ाई हो, है ना, जो हमारी जो संस्कृति है, पुराने जो ग्रंथ है उसकी पढ़ाई हो। इसके अलावा जो इंग्लिशिस्ट है ना, उनका मानना था कि साइंस पढ़ाया जाए, लॉजिक्स पढ़ाया जाए, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए। ठीक है, इंग्लिश तो है ही। तो इस तरीके से जो है कुछ लोग ये सब ताकि साइंटिफिक अप्रोच भी बने, केवल अंधविश्वासी न बने रहे, तो उस साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए जो है अंग्रेजों ने प्रयास किया था स्टूडेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये एक मतलब एक अंग्रेजी के इतिहास में एक मैकाले का नाम है। इनका मैकाले मिनट करके जो आता है 1835 में, 1835 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि मैकाले मिनट कब आया, है ना, मैकाले मिनट। इट वाज, यू कैन से फर्स्ट, इट वाज यू कैन से केम इन 1835, है ना, 1835 में मैकाले मिनट आया है। मैकाले क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, वन थिंग लेट मी टेल यू। आप देख सकते हैं मैकाले 1800 लॉर्ड विलियम, आप देख सकते हैं उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है, मतलब जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर रहे हैं, तो उनके समय पे लॉर्ड मैकाले है। ये इसमें क्या चर्चा करते हैं, आगे आएगा, इसमें क्या चर्चा करते हैं, इसमें ये चर्चा करते हैं, एक तो इन्होंने भाषा के रूप में तो अपन इंग्लिश को बढ़ावा दिया है ना। मैकाले मिनट बहुत फेमस है एजुकेशन के लिए, इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया था। आगे आएगा, इसमें इनका कोटेशन है द ट्यूटर, ये देखिए द ट्यूटर बाय जॉन मिलर 1797, द फर्स्ट बुक, ये देखिए स्टूडेंट याद रखना, है ना, ये क्या है, द ट्यूटर बाय जॉन मिलर, ये देखिए जोहान मिलर, फर्स्ट बुक है, याद रखना, द ट्यूटर, पब्लिश्ड टू टीच इंग्लिश टू नॉन यूरोपियन, ये देखिए पब्लिश्ड टू टीच इंग्लिश टू नॉन यूरोपियंस, वी आर आल्सो नॉन यूरोपियंस, हम लोग भी नॉन यूरोपियन हैं। तो ये जो बुक है पहली बार पब्लिश हुई थी नॉन यूरोपियंस को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, द ट्यूटर, किसने छापा था इसको, जोहान मिलर ने, स्टूडेंट, जोहान मिलर। ठीक है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, हिक्किस बंगाल गजट, ये देखिए हिक्किस आपका बंगाल गजट पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ये फर्स्ट फर्स्ट चीज आपको याद रखना है, द फर्स्ट क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बंगाल गजट, स्टार्टेड इन 1780। प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स ओपनड इन चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, ये भी इंग्लिश मीडियम में ओपन हुए। आज बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल आप देख सकते हैं, हर हर शहर में आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाएंगे। प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स ओपनड इन चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता।
द हिंदू कॉलेज लेटर कॉल्ड प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855। ये देखिए हिंदू कॉलेज पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 बाय राजा राम मोहन राय, है ना। तो ये ओपन किया गया। तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंग्लिश को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ कॉलोनियल करें तो कॉलोनियल पीरियड में क्या होता है? अब ये कॉलोनियल कॉलोनियल मीन्स यहाँ होता है कि नाउ फाइनली वी आर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, नाउ वी आर स्लेव, यू कैन से यू कैन स्लेव ऑफ द ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस। फाइनली जो है हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं और वो उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, कॉलोनी बन चुके हैं, उपनिवेश हो गए हैं। तब अंग्रेजी का किस तरीके से ये रहा, ये देखते हैं। इन यहाँ पर ये देखिए मेकाले कहते थे कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश ऐसा कहा था, हु सेड दैट लाइक दैट, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। यानी वो ऐसे शिक्षा देना चाहते थे भारतीयों को कि भारतीय जो है शरीर से, खून से, रंग से भारतीय रहे, लेकिन ओपिनियन से, विचारों से, भावनाओं से वो अंग्रेज रहे। यानी यहाँ पर क्या है, इंडियन को क्या है, वो विचारों से, भावनाओं से अंग्रेज बनाना चाहते थे और बहुत हद तक सफल भी हुए उन्होंने। उनके आज इंग्लिश पूरे भारत में जो है ये मैकाले का सोच थी दूरदर्शी। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने राज भी किया, भारत के ऊपर रूल भी किया, और अपनी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, संस्कृति है, उसको भी देकर गए हैं। और आज बड़े, आप जो एलाइट क्लास या बड़े जो लोग होते हैं वो बड़े चाव से अंग्रेजी बोलते हैं। मैं भी आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू इंग्लिश। तो ये देख सकते हैं आप, ये थॉट था मेकाले का, क्रिएट डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश कल्चर, क्रिएट डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश कल्चर ओवर द इंडियन जॉब। ये देखिए, है ना, क्या करा इन्होंने, ब्रिटिश कल्चर को इन्होंने एक तरीके से जो इंडियन जॉब है ओवर द इंडियन जॉब्स, यहाँ पर डोमिनेंस, ब्रिटिश कल्चर को एक डोमिनेटिव बना दिया इन्होंने। Yani those who want to do job, those who want to work with the Britishers, they have to accept British culture, they have to learn English, है ना, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं, हैव कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। देखिए ना, मतलब ये जो कोट आप देख सकते हैं, वैचारिक रूप से वो भारतीयों को क्या बनाना चाह रहे हैं, है ना, अंग्रेज, ताकि वो क्या कर सके, इंडियन जो माइंड है उसके भाषा के माध्यम से भारतीयों के दिमाग के ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते थे। ग्रामर है ना, और भी जो इंग्लिश स्पोकन है, कन्वर्सेशन है, वो धीरे 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 उन्होंने क्या है देना शुरू कर दिया। फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखिए, एक चीज और उन्होंने कर दी कि दोज who have good communication English or English, they are fit for employment। एक और शर्त लगा कर रखा है, उनको जल्दी जॉब लगी। कहाँ? यहाँ पर आपकी मंत्री में कह लो जैसा भी है कि भाई जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको क्या है, जॉब अच्छी मिल जाएगी। तो फिर लोगों ने क्या है, इंडियन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। प्रीफर्ड फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। ये देखिए, है ना, जो इंग्लिश, जिनके पास में इंग्लिश का नॉलेज है ना, वो क्या है, लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर ये द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मेकाले, ये थ्योरी भी आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरी जो है मेकाले की है। सीधी सी बात है, पहले ये समझो। मेकाले मिनट कहता है ना, मेकाले कहते हैं कि हम क्या हैं, हम मान ले हम जो है, हम एजुकेशन मान लिए हमने, एक को इंग्लिश सीखना है,
सी को सिखाई, ठीक है। तो हमने सिखाया, ये जाके है ना, इसको इस तरीके से क्या करा है, अगेन ये सब फिर क्या करेंगे, ऐसा क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी को बोला गया है फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी, है ना। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन प्रोवाइडेड थ्रू क्लासेस अ स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल, ये देखिए a small portion of the people to the masses people, ये देखिए education provided through classes a small portion of the people to the masses people, ये देखिए education provided through classes to the mass people, यानी छोटे छोटे जो वर्ग है, ये ग्रुप है, ये क्लास है, ये इसके माध्यम से क्या है ना, इस तरीके से पूरे मास को, मतलब क्या है मास, यानी बहुत ज्यादा लोगों में इंग्लिश को या इंग्लिश एजुकेशन को दिया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। द डाउनवर्ड फील्ड, ये हो रहा ना, ये डाउनवर्ड यहाँ ये ऊपर है, ऐसा डाउनवर्ड जाएगा ये, यस आर नो, समझ में आया, यस आर नो प्लीज, इफ यस देन शेयर इट। उसके बाद में एजुकेशन अपर क्लासेस पीपल टू लोअर क्लासेस पीपल, ये देखिए है ना, क्या होगा, पहले ऊपर के जो अपर क्लास पीपल है, जो हाई, जो आसानी से समझ सकते हो, उनको सिखाना है, और ये अपर क्लास लोग क्या करेंगे, फिर लोअर क्लास लोगों को शिक्षित करेंगे, ऐसा इनका मानना था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वर यू कैन से एस्टेब्लिश्ड इन, ये देखिए लंदन की जो यूनिवर्सिटी है उसकी कुछ ब्रांचेज जो है स्टूडेंट बॉम्बे में, केलकाता में और मद्रास में 1835 से 1855 के बीच में ओपन की गई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, है ना, वर एस्टेब्लिश्ड, आप देख सकते हैं बॉम्बे में, कलकत्ता और मद्रास में। बॉम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, आप देख सकते हो मद्रास साउथ में, पूरे और मद्रास पूरे इंडिया को कवर करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। आगे देखिए, common medium of communication in India. There are so many languages, and for Britishers, it is difficult to learn 2 3 languages, and that is why they started imposing English. And Indian also started learning English. Why? Because they will get good job in Britishers, ठीक है, कंपनी। तो दैट इज वाई इंग्लिश एक कॉमन माध्यम बन जाती है, ठीक है। चलिए क्रिएट, देखिए 200 इंग्लिश ब्रिटिश राज। अब यहाँ पर एक बात और है, ध्यान रखना है, जिस अंग्रेजी को उन्होंने बिजनेस और अंग्रेजी क्या है बड़ा अवसर मिला, कैसे, लेट मी टेल यू स्टूडेंट। You can say they brought their literature in India. They started teaching us, they started giving us education, and in English. And when we learned English first, we started reading their theories, we started reading their literature. हमने क्या करा, हमने क्या करा, यानी इंडियंस ने क्या करा, अंग्रेजी को सीखा और उनके बाद में अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य को पढ़ना शुरू किया। अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य को पढ़ने के बाद समझ में आया कि वहां पर दांते हैं, इरास्मस है, मॉन्टेस्क्यू है, वॉल्टेयर है, बड़े रूसो हैं, बड़े बड़े दार्शनिक वहां पर हैं। तो उन दार्शनिकों का कहना है कि मनुष्य मनुष्य समान है, मानव अधिकारों की बात की गई है इन लिटरेचर में, है ना, समानता की, क्वालिटी की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है ना, और ह्यूमन बीइंग की, मानवता की बात की गई है। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ के कर क्या रहे हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ के कर क्या रहे हैं, वो उल्टा कर रहे हैं, वो हमें रूल कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या करा, इंग्लिश, जिस इंग्लिश
के माध्यम से हमने सीखना शुरू किया था, उसी अंग्रेजी को सहारा बना करके, है ना, उसी अंग्रेजी को सहारा बना करके क्या है, हमने लिटरेचर को पढ़ा और फिर हमने जाना अधिकार क्या होते हैं, समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, राजनीतिक शक्ति क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है, ये सब जाना। और फिर हमने धीरे से ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ इट्स कमिंग, यस आर नो। फ्रॉम टुमारो आई विल एड कार्ड, है ना, कार्ड एड कर लूंगा मैं। नाउ इट इज कमिंग, यस आर नो। ऋतुराज जी, माय वॉइस इज कमिंग। बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड में आ जाएगी, हो सकता है आपके यहाँ पर ऋतुराज वॉइस, ओके सी। तो हमने देखा कि जो क्रिएटिव राइटिंग के साथ में इंग्लिश जो हमने सीखी है, उस इंग्लिश के उस इंग्लिश को ही अपने हथियार बना करके ब्रिटिश राज के इसमें यूज किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं वुड्स डिस्पेच 1854 में। स्टूडेंट, वुड डिस्पेच में क्या होता है ना, आता है एक एक तरीके से, आप छोटा सा एक ले लो, बी ले लो, जो भी है। सेंट अ डिस्पेच, ये चार्ल्स वुड ने क्या करा, सेंट अ डिस्पेच टू लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी थे उस समय तत्कालीन गवर्नर, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको एक डिस्पेच भेजा, इसमें क्या रिकमेंडेशन की गई, देखिए ध्यान देना, प्रश्न आया हुआ है। वुड इंग्लिश एंड द वर्ना कहना था, वो डिस्पेच में ये कहना था कि जो इंग्लिश है उसको तो पढ़ाया जाए, लेकिन साथ में जो लोकल लैंग्वेजेस है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, ठीक है, तो इस तरह अंग्रेजी के साथ एजुकेशन को, अभी भी आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जैसे अब हिंदी है तो हिंदी है, उसमें एजुकेशन आप शुरू के जो शुरुआत में जो होता है उसमें जो है एजुकेशन को दिया जाए, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में ज्यादा अडॉप्ट करता है। तो यहाँ पर आप रिकमेंडेशन के साथ प्राइमरी स्कूल को लेकर के उन्होंने कहा, ये देखिए वर्नाकुलर लैंग्वेज, है ना, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन है, मान ले फिफ्थ तक, तो वहां पर क्या है, वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज में भाषा इजीली लोग एडॉप्ट कर सके। हाई स्कूल्स में एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस लागू की जानी चाहिए। स्कूल्स में एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब है यहाँ पर केवल वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज। कॉलेज लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फोकस किस पर था, वुमन एजुकेशन के ऊपर था। इन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रांट्स इन स्टूडेंट, ये प्रश्न बनता है, आप लोग, आपको पता होगा यूजीसी, है ना, क्या है यूजीसी का, क्या है ना, यूजीसी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा ग्रांट कमीशन है, तो ग्रांट क्या करता है, अनुदान आयोग जो है हमारा, है ना, उस अनुदान आयोग का कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यहाँ से, ग्रांट्स यानी एजुकेशन के लिए भी अब क्या है, ग्रांट या राशि दी जाने लगेगी। और इसी को वुड डिस्पेच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, ये याद रखना है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद में बेटे हंटर कमीशन, ये एग्जाम में आए हुए हैं ना, क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। हंटर कमीशन 1882 में, द इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये देखिए हंटर
है ना। यहाँ पर इसको 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 इस नाम से भी जाना जाता है, द इंडियन एजुकेशन कमीशन, द इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसमें चेयरमैन थे सर विलियम विल्सन हंटर, पूरा नाम है इनका सर विलियम विल्सन हंटर। और इसको जो है लॉर्ड रिपन ने इनको अपॉइंट किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा अपॉइंट किया गया था। क्या रिकमेंडेशन थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू द लोकल बोर्ड्स, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो क्या है, लोकल बोर्ड्स के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी लोकल बोर्ड्स को, जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज है, नगर पंचायतें हैं, परिषदें हैं, उनको दिया जाना चाहिए। एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स लेवल, ठीक है, मतलब जो लोकल बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड है, मैंने कहा ना पंचायती है, नगर पंचायत है, उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी लेवल, यानी जो वुड डिस्पैच ने कहा था, मदर टंग क्या होना चाहिए, शुड बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी लेवल। एक तो ये बात कही, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर समझ सकते हैं हंटर कमीशन ने भी मदर टंग को लेकर के बात कही है और प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी लोकल बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स को देने के लिए कहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, फाइनली हम जब आजाद हो जाते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं ये देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है, हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिकेशन। आजाद होते हैं तो एक अंदर से हल्का सा एक थोड़ी सी एक लड़ाई भी छिड़ जाती है कि जो हमारी जो लैंग्वेज क्या होना चाहिए पूरे भारत की, तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पूरे भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को दर्जा दिया जाता है, आज भी है। लेकिन जब तमिलनाडु और जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहां से, यानी जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स है स्टूडेंट, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है और जो साउथ इंडिया के जो हमारे स्टेट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, है ना, तो वहां से क्या है, हिंदी का विरोध किया जाने लगा, है ना। वहां से एक प्रोटेस्ट होने लगे वहां पर और हिंदी का विरोध किया जाने लगा, है ना। उन्होंने कहा कि इंग्लिश रिटेन्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, और यही विरोध के कारण क्या हुआ, इंग्लिश को क्या है फिर एक एक्ट लेकर आते हैं और 1965 तक क्या है ये कहा गया कि अंग्रेजी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी 1965 तक, है ना। जो दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध के कारण जो है अंग्रेजी को एक बढ़ावा देकर के 1965 तक अंग्रेजी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी, ऐसा माना गया। अब यहाँ पर देखिए द लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल, द लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल, इंग्लिश इज एन, ये देखिए द लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल फिर से लाया जाता है, भाषा संशोधन बिल लाया जाता है। इंग्लिश एज एन एसोसिएट लैंग्वेज, इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज बना दिया गया, किसका, हिंदी का, है ना। इंग्लिश को जो है एसोसिएट लैंग्वेज बना दिया गया हिंदी का। अब यहाँ पर क्या कहा गया, एक ये वाला सेंटेंस पढ़ना, जिसके कारण जो है अंग्रेजी पूरे भारत में अजर अमर हो गई है। इस एक सेंटेंस के कारण, क्या सेंटेंस है, until such time is all non-Hindi states, until such time is all non-Hindi state had agreed to its being dropped, had agreed to its being dropped। मैं आपको समझाता हूँ। द लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल में, है ना, ये कहा गया कि जो नॉन हिंदी स्टेट है ना, नॉन हिंदी स्टेट, आप जाहिर है जो हिंदी नहीं बोलते, खास करके जो दक्षिण भारत के हमारे राज्य है, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तो यहाँ पर सरकार ने मतलब जो बिल में ये कहा गया कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, है ना, हैड एग्रीड टू इट्स बीइंग ड्रॉप्ड, जब तक वो एग्री नहीं होते कि अब ठीक है अंग्रेजी को हटा दिया जाना चाहिए, है ना, या इसको जो अब ठीक है या हिंदी को पूरी तरीके से लागू करना चाहिए, जब तक वो अपनी सहमति नहीं देते हैं कि अंग्रेजी को हटा दिया जाए। चलो मान ले पूरे भारत में 28 राज्य है सपोज, सी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना, वी हैव 28 स्टेट्स जो मेजर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूटी, यूनियन टेरिटरी। अब 28 में से मान ले 10 राज्य साउथ में है मान ले, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, 28 में से अभी मान ले साउथ के ये 10 है, 10 में से मान ले 9 ने कह दिया कि चलो ठीक है इंग्लिश को अब जो है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया जाए, एसोसिएट लैंग्वेज से हटा दिया जाए। स्टेट मान ले 27 में से एक भी स्टेट कहता है कि नो, इंग्लिश शुड बी हियर, है ना, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, एक भी स्टेट अगर कह देता है
कि इंग्लिश क्या है भारत में रहना चाहिए, तो स्टूडेंट इंग्लिश बनी रहेगी, अंग्रेजी भारत से नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से मैंने इसीलिए कहा ना कि अंग्रेजी को अजर अमर बना दिया इस बिल के माध्यम से। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? यस और नो? पोस्ट इंडिपेंडेंस में और आगे हम देखें, यहाँ पर देखिए थ्री लैंग्वेज फार्मूला। Here you can see three language formula which was published in 1965। ये वही है ना? यहीं से अंग्रेजी क्या है पूरी तरीके से भारत की हो चुकी है और भारत में बस चुकी है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला में क्या है? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और तीसरी है ना, ये देखिए नंबर 1, नंबर 2 और रीजनल लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रहेगी इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स विद इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। सपोज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, लेट मी टेल यू स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, सपोज the central government has to send any circular to the तमिलनाडु, सपोज है ना, भारत सरकार को कोई सर्कुलर भेजना है तमिलनाडु को, तो स्टूडेंट ये हिंदी में भी होगा, आजकल ये प्रयास किया जाता है ना, हिंदी में भी होगा। तीसरा वो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, तमिल में भी होगा, है ना। इस तरीके से मतलब थ्री लैंग्वेज फार्मूला लागू करने का प्रयास किया गया है ताकि हिंदी भी लोग हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनी रहे, है ना, सारे भारत में एक कड़ी के रूप में रहे। इंग्लिश बहुत सारे स्टेट, खास करके पूर्वोत्तर के स्टेट जो सेवन सिस्टर्स हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, नागालैंड, ये गोवा नहीं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है हिंदी इंग्लिश वहां ज्यादा जानते हैं हिंदी के बजाय। तो ऐसे स्टेट्स में जहां पर हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को जानते हैं वहां इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा उनके अपने लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश इज, अब यहाँ अंग्रेजी की ओर बात करें तो इंग्लिश इज री 19 बाद से 1 डेढ़ 2 साल का कोर्स 1958 में ये बना है हैदराबाद में। डू यू नो, यस आर नो? कितने लोग जानते हैं द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958? यस, हैदराबाद। ऋतुराज जानते हो? टीना, यस आर नो? डू यू नो? Do you know this center? If you don't, and if you don't, but if you get any, you can say opportunity, आपको जो है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है। ठीक है, एक सेकंड। ओके, नाउ इट्स फाइन, इट्स फाइन, यस आर नो? चलिए सी आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोठारी कमीशन आता है स्टूडेंट जुलाई 1964 में, इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन कहा जाता है स्टूडेंट। ये सब फर्स्ट पेपर में भी है, ये जितने मैं ये बता रहा हूं ये फर्स्ट पेपर में भी है। नेशनल एजुकेशन कमीशन इसको कहा जाता है, चेयर्ड बाय दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी ने इसको चेयर किया है स्टूडेंट, है ना। इसको आप कह सकते हैं कि दौलत सिंह कोठारी पूरा नाम है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, है ना, जिनको कहा गया है दौलत सिंह कोठारी के इसके चेयरमैन थे। स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये देखिए नेशनल कोठारी कमीशन ने भी क्या है अंग्रेजी के महत्व के ऊपर स्ट्रेस डाला था। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन इन मेनी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन इन मेनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज ओपन हो गए हैं। इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल, ऐसा इसलिए माना गया इनका क्योंकि अब अंग्रेजी केवल भारत में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों की भाषा बन चुकी है। एंड इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर कंट्री where English has become compulsory, where English is known, so we can communicate with the world through the English, and that is why Kothari Commission requested, suggested, recommended that English should be taught in its school also। अब थोड़ा सा मूल्यांकन करें पूरे हम पूरे इसका इंग्लिश का,
तो हमें देखने में आता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 17th सेंचुरी में आए, सोले है ना, ईस्ट इंडियन कंपनी। और फर्स्ट मोटिव क्या था? ट्रेड था इंडिया में। एज I told you, trade with India. Initially, they tried to learn Indian English language. शुरू में increased, जैसे उनका राजनीतिक क्षमता मिलती है, some missionary institutions taught English to Indian. कुछ मिशनरीज आते हैं और उन्होंने इंग्लिश भारतीयों को पढ़ाना शुरू करते हैं। इट इज आल्सो ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग इंडियंस स्टूडेंट हु स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप यहाँ पर ये बिंदु पे ध्यान देना, क्या है अंग्रेजी, क्या है ये, क्या है, एक ब्रिज का काम कर रही है। बहुत सारे मतलब पूरे इंडिया में इंडियंस के बीच में भी अब एक ब्रिज का काम कर रही है। सपोज यू हैव टू कम्युनिकेट यू हैव टू कम्युनिकेट विद द तमिलनाडु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सपोज हम, मुझे जैसे मैं, है ना, मुझे मेरे तमिल भाई से बात करना है ना, तमिल भाई बहन से बात करना है, इफ आई हैव टू डिस्कस विद माय तमिल ब्रदर एंड सिस्टर्स। सो स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, एब्सोल्युटली आई डोंट नो, you can say Tamil language, but and if they don't know even Hindi, sometimes they are never unable to understand the Hindi. So there is only one language remains to discuss with them, that is English. तो इंग्लिश के माध्यम से हम पूरे भारत में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फ्यूचर लास्ट लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं फ्यूचर्स ऑफ इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश आप देख सकते हैं, ये भारत में कन्वर्सेशन इंग्लिश में होता है। फाइनेंशियल, वित्त में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंग्लिश में चल रहे हैं। एजुकेशनल और बिजनेस इंटरप्राइजेस में पूरी इंग्लिश है। वेरियस कोर्स एसोसिएट हैं। टेलीविजन चैनल्स में आप देख सकते हैं डिमांड ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब देखिए डे बाय डे इंग्लिश मीडियम स्कूल आप देखेंगे छोटे छोटे शहर और गांव तक स्कूल ओपन हो गए हैं। जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट, वन थिंग, सोशल एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी इन इंडिया एंड बियॉन्ड, है ना। जॉब ओरिएंटेड मींस इफ यू आर हैविंग गुड अच्छी डाइवर्सिटी, ऐसा सिंगल वर्ड पूरा भारत इंडिया से, ठीक है। तो ये हम लोग, एक सेकंड स्टूडेंट आपके लिए थोड़ा सा 2 स्लाइड और है, देख लेते हैं, चलिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम, सी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर इंग्लिश लिखा जाने लगा, इंग्लिश में बहुत सारा साहित्य लिखा जाने, वर्क्स रिटन इन इंग्लिश, राइटर्स भी अपने वर्क्स लिख गई है, जो एक, याद रखना, ये याद रखना, ट्रेवल्स ऑफ डीन मैहोमेट फर्स्ट बुक है जो इंग्लिश के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में द परसिक्यूटेड, ए कृष्णा, याद रखना, ये 1793 में पहले बार भारतीयों के द्वारा लिखा गया, ट्रेवल्स ऑफ डीन मैहोमेट, अपने ट्रेवलिंग के ऊपर इन्होंने लिखा है ना। फिर द फर्स्ट प्ले, पहला प्ले इन इंग्लिश, है ना, 1864 में। देखिए राजमोहन स्वाइप बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, 1864 में राजमोहन स्वाइफ, राजमोहन लिखिए इन इंग्लिश। तो अब यहाँ पर ये 1831 में कृष्ण मोहन बनर्जी के द्वारा है, राजमोहन स्वाइप बाय बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द रोल ऑफ
अब देखिए यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े रोल हैं किए हैं, राजा राम मोहन राय, ये भी अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहते थे। द ट्रायो, ये देखिए त्रिमूर्ति इनको कहा जाता है अंग्रेजी भारतीय साहित्य की, भारतीय अंग्रेजी साहित्य की त्रिमूर्ति में कौन कौन है? राजा राव है, मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण, इनको ध्यान रखना है। 1950s में अनीसा देसाई है। ये देखो त्रिमूर्ति में प्रश्न आ सकता है, राजा राव, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण। 1950s में अनीता देसाई है, खुशवंत सिंह है और अरुण जोशी है। 1950s में अनीता देसाई, खुशवंत सिंह और अरुण जोशी, है ना। फिर 1980s में आप देखेंगे सलमान रश्दी, अभी भी बहुत फेमस है, मिल रहा है, मिडनाइट चिल्ड्रन। 1990 से 2000 में अभी नए अमिताभ घोष हैं, विक्रम सेठ, शशि थरूर हैं, शशि देशपांडे हैं, अरुंधति राय है, चेतन भगत है और अरविंद अडिगा। ये बड़े नाम है स्टूडेंट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, तो इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, इन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंडियन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। है ना, राजा राम मोहन राय और ना यू कैन अरविंद नडिगा का कोई एक आध नॉवेल आप देख सकते हैं, दवा, ठीक है। चेतन भगत के बहुत सारे नॉवेल के ऊपर मूवी बन चुकी है ना। जो है एक नए उस पे काम कर रहे हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, आपने देखा होगा, इनके ऊपर हमले भी होते हैं, है ना। तो इन्होंने कुछ एंटी इस्लामिक लिखा है, इसलिए। अनीता देसाई है, उनकी बेटी किरण देसाई, वो भी इंग्लिश में लिखते हैं। के साथ साथ मतलब अंग्रेजी में जो कम्युनिकेशन होने लगा, तो अंग्रेजी में यहाँ पर जो है बहुत सारा साहित्य लिखा गया था। वो साहित्य पढ़ के हमने मानवता को समझा, है ना, अधिकारों की बात होने लगी, इक्वालिटी की बात होने लगी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमने इसमें देखी। अब फाइनली एक बार फिर से लास्ट में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, है ना। एक स्ट्रेटजी, हमारा जो टारगेट है दिसंबर 2023, लंबा समय हमारे पास में, लेकिन कई आप देख सकते हैं पिछला आपने तैयारी करी होगी, यू स्टार्टेड प्रिपरेशन जनवरी फरवरी में आपने शुरू किया होगा, जून आके चला गया, है ना। अब दिसंबर है, तो समय हर दिन में एक यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, मैं अक्सर कहता हूँ। आज का टुडे इट इज 11 जुलाई 2023। सभी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? सुनिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आज 11 जुलाई है ना, जो भी है, ये हम जो क्लास ले रहे हैं, आज 11 जुलाई है। साथियों, आज का दिन है ना, हमारी जिंदगी का नया दिन है। दिस इज अ फ्रेश एंड न्यू डे। हर दिन हर पल नया होता है। हमें लगता है कि सुबह हो रही, शाम हो रही, सुबह हो रही, शाम हो रही, नहीं। हर दिन नया होता है, जिंदगी में पहली बार आता है और आगे चला जाता है, दोबारा नहीं है ना आता है। अब जानना, 11 जुलाई 2023 जो है स्टूडेंट कभी है जीवन में, इसलिए जैसे 10 जुलाई 2023 कभी भी जिंदगी में लौट के नहीं आएगी। 9 जुलाई 2023, हाँ 11 जुलाई 2024 आ सकता है, 11 जुलाई 2025 आ सकता है, लेकिन 2023 से नहीं आ सकता, तो 11 जुलाई 2022 नहीं आ सकता। ये रियलाइज करवाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ये हमें टाइम की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवाता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, हाँ आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। ये हम आप इस कॉन्टेक्ट नंबर से हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल हम इंडियन राइटर्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग जुड़े एट द सेम टाइम एट 7 o'clock। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई एम लीविंग द क्लास।